जरा कल्पना कीजिए, हर दिन करोड़ों रुपए बस एक बटन दबाते ही लाखों लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। हाँ, जो कि कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा देश जहां कभी सरकारी पैसे का एक बड़ा हिस्सा बीच में ही सिस्टम की परतों में गायब हो जाता था, वहां अब एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क काम कर रहा है जो सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का दावा करता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण या कह लें इस डीप डाइव में हम इसी विशाल और जटिल ढांचे को डिकोड करने जा रहे हैं। आज जिस स्रोत सामग्री पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, उसका नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्कीम्स एंड विजन। और मैं बता दूं कि ये स्रोत सामग्री कोई छोटी-मोटी रिपोर्ट नहीं है। ये 2014 से 2026 के बीच भारत में हुए बड़े बदलावों का एक बहुत ही विस्तृत, मतलब कह सकते हैं कि एक पैनोरामिक व्यू हमारे सामने रखती है। हाँ, पर चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक नियम बिल्कुल स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो स्रोत सामग्री हमारे सामने है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। हम्म स्रोत की टोन निश्चित रूप से बहुत मजबूत है, पढ़ते ही समझ आ जाता है। हाँ, मतलब इस स्रोत में उन्हें बहुत ही मुखर रूप से इस कालखंड का सबसे बड़ा सशक्त प्रधानमंत्री कहा गया है। इसके अलावा उन्हें ईमानदार और शानदार विदेश नीति व कूटनीति के कारण एक वर्ल्ड लीडर भी बताया गया है। और ये भी दावा किया गया है कि उन्होंने भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित किया है। बिल्कुल। इसलिए ये बताना बहुत आवश्यक है कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार कर रहे हैं। सही बात है। हमारा उद्देश्य इन दावों का समर्थन करना या उन्हें खारिज करना बिल्कुल नहीं है। हमारा एकमात्र मिशन यह है कि हम इस स्रोत सामग्री में दिए गए डेटा, नीतियों और वो जो सबका साथ सबका विकास का विजन है ना, उसका निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करें। हाँ, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कागजों पर जो नीतियां हैं, उनका तकनीकी और जमीनी ढांचा आखिर काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, जब हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश की बात करते हैं, तो कोई भी नीति सिर्फ एक घोषणा नहीं होती। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। स्रोत के अनुसार 2014 से 2026 के बीच जो योजनाएं लागू की गईं, उनका मुख्य उद्देश्य पूरे देश के सिस्टम को री इंजीनियरिंग करना था। तो चलिए इसी री इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं। स्रोत सामग्री अलग अलग योजनाओं की एक बहुत लंबी सूची देती है, लेकिन जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि स्वास्थ्य, घर या सड़क की बात करने से पहले हमें उस इंजन को समझना होगा जो इन सबको चला रहा है। हाँ, बुनियादी ढांचे को समझना जरूरी है। मतलब स्रोत में एक बहुत ही खास डिलीवरी इंजन का जिक्र है, जिसे जैम ट्रिनिटी JAM कहा गया है। तो ये जैम आखिर है क्या, और ये इतनी बड़ी आबादी तक पहुंचने की उस सदियों पुरानी समस्या को कैसे सुलझाता है? देखिए, इस जैम को समझे बिना हम आगे की किसी भी योजना को गहराई से नहीं समझ सकते। जैम का मतलब है जन धन, आधार और मोबाइल। ओके। ऐतिहासिक रूप से ना भारत में कल्याणकारी योजनाओं की सबसे बड़ी समस्या लीकेज रही है। वो बिचौलियों वाली समस्या। हाँ, बिल्कुल। सरकार अगर ऊपर से 100 रुपए भेजती थी, तो कई स्तरों, अधिकारियों और बिचौलियों से होते हुए अंतिम व्यक्ति तक शायद 15 या 20 रुपए ही पहुंचते थे। ये तो काफी बड़ा नुकसान था। बहुत बड़ा। लेकिन स्रोत ये दावा करता है कि इस जैम प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT ने इस बिचौलिए वाली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ दिया है। तो अगर मैं इसे एक उपमा दूं, मतलब समझने के लिए, तो ये जैम ट्रिनिटी एक तरह से सरकारी सिस्टम की नई डिजिटल प्लम्बिंग है। अरे वाह, ये काफी दिलचस्प उपमा है ना? मतलब जैसे किसी घर में अगर पुरानी और टूटी हुई पाइपलाइन हो तो आधा पानी दीवारों में रिस जाता है, लेकिन अगर आप नई, मजबूत और डायरेक्ट पाइपलाइन बिछा दें तो पानी सीधा सिंक के नल में आता है। बिल्कुल सटीक। यहाँ आधार कार्ड उस व्यक्ति की पहचान पक्की करता है, मतलब नल का सही पता। मोबाइल उसे सूचना देता है कि पानी आ गया है। और जन धन खाता वो सिंक है जहाँ पैसा सीधा गिरता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये डिजिटल प्लम्बिंग वाली उपमा इस पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को एकदम साफ कर देती है। और इसी मजबूत प्लम्बिंग के जरिए जो सबसे पहला बड़ा काम किया गया, वो था वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। जनधन योजना के जरिए? जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत रातों रात करोड़ों ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले गए जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। ये सिर्फ खाता खोलना नहीं था, बल्कि सिस्टम के रडार पर उन लोगों को लाना था जो अब तक अदृश्य थे।
हाँ, और मैंने पढ़ा कि स्रोत में वित्तीय समावेशन को लेकर कुछ और भी दिलचस्प उदाहरण है, जैसे पीएम स्वनिधि योजना। हाँ, स्ट्रीट वेंडर्स वाली। राइट। इसमें खास तौर पर सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वालों को लोन दिया जाता है। या फिर पीएम मुद्रा योजना, जो सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी गारंटी के लोन देती है। पर मुझे यहाँ एक बात खटकती है। क्या बात? मतलब हम अक्सर मान लेते हैं कि बैंक खाता खुल गया तो इंसान का सशक्तिकरण हो गया। पर क्या सच में सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड थमा देने से हाशिए पर खड़े समुदायों की गरीबी खत्म हो जाती है? अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो आपका ये संदेह बहुत वाजिब है, मैं समझती हूँ। सिर्फ एक खाली बैंक खाता किसी को अमीर नहीं बनाता। वही तो। खाता तो केवल एक टूल है, एक जरिया है। असली बदलाव तब आता है जब उस व्यक्ति को अनौपचारिक और शोषक व्यवस्था से निकालकर औपचारिक अर्थव्यवस्था यानी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जाए। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। जरूर। मान लीजिए एक सब्जी बेचने वाला है। उसे रोज सुबह सब्जी मंडी से माल उठाने के लिए 2000 रुपए चाहिए होते हैं। इसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। रोजमर्रा की पूंजी? हाँ। अब पहले वो ये पैसा मोहल्ले के किसी साहूकार से लेता था, जो उस पर हर दिन का भारी ब्याज वसूलता था। शाम को सब्जी बेचने के बाद भी साहूकार का ब्याज चुकाने के कारण वेंडर के हाथ में कुछ नहीं बचता था। वो तो कर्ज के जाल में ही फंसा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन स्रोत के अनुसार जब स्वनिधि या मुद्रा योजना के तहत उस व्यक्ति को बैंक से सस्ते ब्याज पर वो वर्किंग कैपिटल मिलता है, तब वो साहूकार के चंगुल से आजाद होता है। अच्छा, अब समझ आया। यही वो बिंदु है जहां एक निष्क्रिय बैंक खाता असल में गरीबी से लड़ने का एक सक्रिय हथियार बन जाता है। तो अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। मतलब आपने पहले प्लम्बिंग बिछाई, फिर लोगों को उस पाइपलाइन से जोड़ा और फिर उन्हें साहूकारों के नेटवर्क से बाहर निकाल लिया। एकदम सही। इसके साथ ही स्रोत में अटल पेंशन योजना का भी जिक्र है, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढ़ापा में एक आर्थिक सुरक्षा देती है। हाँ, क्योंकि एक दिहाड़ी मजदूर के पास किसी सरकारी कर्मचारी की तरह प्रोविडेंट फंड तो होता नहीं है। सही बात है। अगर वो कल काम पर नहीं जाएगा तो कल की रोटी नहीं मिलेगी। ये योजना उसी डर को खत्म करने का प्रयास है। तो वित्तीय प्लम्बिंग का ये चरण हमने समझ लिया। अब स्रोत सामग्री इस बात पर फोकस करती है कि जब आपके पास बैंक खाता और पैसे का एक सुरक्षित रास्ता बन गया, तो उस सिस्टम का उपयोग करके लोगों की सबसे बुनियादी भौतिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को कैसे पूरा किया जा रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही लॉजिकल कदम है। जब इंसान के पास थोड़ा वित्तीय आधार आ जाता है तो अगला खतरा होता है स्वास्थ्य का। हेल्थ इमरजेंसी तो किसी को भी सड़क पर ला सकती है। बिल्कुल। भारत में पीढ़ियों से हम देखते आए हैं कि किसी गरीब परिवार का सदस्य अचानक बीमार पड़ जाए तो उनकी सारी जमा पूंजी इलाज में खत्म हो जाती है। इसे मेडिकल टर्म्स में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी वो खर्च जो इंश्योरेंस ना होने के कारण आपकी अपनी जेब से अचानक होता है। जी। और स्रोत के अनुसार आयुष्मान भारत, जिसे पीएमजेएवाई भी कहते हैं, वो इसी समस्या का सीधा जवाब है। और मैंने पढ़ा कि ये करीब 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की बात करता है। ये स्केल वाकई हैरान करने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इसके साथ ही जन औषधि योजना के तहत सस्ती जेनेरिक दवाएं और पीएम पोषण शक्ति निर्माण के जरिए स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील जैसी योजनाएं भी इसी स्वास्थ्य सुरक्षा जाल का हिस्सा हैं। इसके अलावा स्रोत भौतिक बुनियादी ढांचे की भी बात करता है, सिर्फ हेल्थ नहीं। जैसे पक्के घर और वो सब। हाँ, पीएम आवास योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए पक्के घर, जल जीवन मिशन के जरिए हर ग्रामीण घर में नल से साफ पानी पहुंचाना और पीएम ग्राम सड़क योजना के जरिए दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना। पर पता है, इन सब में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी 2 खास योजनाओं में आई। अच्छा, कौन सी? एक तो है पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस या एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान। ये दोनों बहुत प्रभावशाली रही हैं। देखिए, अगर हम इन दोनों को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखें तो ये सिर्फ एक लोहे का सिलेंडर और ईंटों का एक शौचालय है। लेकिन क्या ये सिर्फ भौतिक सुविधाएं देने तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो। स्रोत को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये समाज में सदियों से चले आ रहे व्यवहार यानी सोशल बिहेवियर को बदलने का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम बिहेवियरल साइंस या व्यवहारिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो किसी को घर देना आसान है,
लेकिन किसी की सदियों पुरानी आदत को बदलना बहुत मुश्किल है। सही कहा। भारत के गांवों में खुले में शौच जाना केवल शौचालय न होने की वजह से नहीं था, ये एक स्थापित सांस्कृतिक आदत भी बन चुकी थी। और उज्ज्वला योजना में भी लकड़ी के चूल्हे को लेकर कुछ ऐसा ही था। हाँ बिल्कुल, पीढ़ियों से महिलाओं का पूरा दिन जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने और धुएं से भरे चूल्हे के सामने खांसते हुए बीतता था। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो धुआं बहुत खतरनाक होता है। स्रोत भी यही बताता है कि लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाला धुआं एक दिन में सैकड़ों सिगरेट पीने जितना नुकसानदेह होता है। बाप रे। तो जब एक महिला को गैस सिलेंडर मिलता है तो ये सिर्फ खाना पकाने का तरीका नहीं बदलता, ये उसके फेफड़ों को जानलेवा बीमारियों से बचाता है। जो दिन के 4-5 घंटे वो लकड़ी बटोरने में लगाती थी, वो समय अब बचता है। और स्वच्छ भारत वाले अभियान ने भी काफी कुछ बदला है। जी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालयों ने न सिर्फ डायरिया जैसी बीमारियों में भारी कमी ला दी है, बल्कि रात के अंधेरे में बाहर जाने पर महिलाओं के सामने जो असुरक्षा का संकट था, उसे खत्म करके उन्हें गरिमा दी है। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ ईंट और लोहे का ढांचा नहीं दे रहे हैं, आप एक परिवार के समय, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को वापस लौटा रहे हैं। एग्जैक्टली। शायद यही कारण है कि स्रोत इन्हें सबका साथ सबका विकास के ढांचे का सबसे अहम हिस्सा मानता है। हाँ, और इसी सामाजिक कल्याण के छतरी के नीचे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाएं भी आती हैं। अन्न योजना? हाँ, वही जिसने कोविड के समय राशन दिया था। हाँ, जिसने कोविड जैसे भारी संकट के समय 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देकर देश को एक अकाल जैसी स्थिति से बचाया। ये सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। यही वो सुरक्षा जाल है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक बार जब किसी व्यक्ति का बैंक खाता खुल जाता है, सिर पर पक्की छत होती है, घर में गैस, पानी और शौचालय आ जाता है और बीमारी का डर खत्म हो जाता है, तो उसका सर्वाइवल मोड खत्म हो जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद? बिल्कुल। ये एक बेहतरीन बिंदु है। जब इंसान कल की रोटी की चिंता से मुक्त हो जाता है, तभी वो परसों के भविष्य के बारे में सोच सकता है। और यहीं से स्रोत सामग्री अपने अगले पड़ाव की ओर मुड़ती है, कृषि, रोजगार और भविष्य के निर्माण की नीतियां। अगर हम कृषि की बात करें, जो कि भारत की आत्मा है, तो स्रोत 3 प्रमुख योजनाओं पर जोर देता है। वो कौन सी है? पहली है पीएम किसान मानधन योजना, जो एक बहुत ही इनोवेटिव विचार है, क्योंकि आमतौर पर किसानों के लिए पेंशन जैसी कोई चीज हमारे यहाँ सोची नहीं गई थी। हाँ, पेंशन तो नौकरी वालों के लिए ही मानी जाती थी। सही कहा। दूसरी है पीएम फसल बीमा योजना, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के समय एक संस्थागत सुरक्षा देती है। लेकिन तीसरी योजना ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये मुझे बहुत अनोखी लगी। मैं भी इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। मतलब हम हमेशा सब्सिडी, खाद और पानी की बात करते हैं, लेकिन मिट्टी की सेहत की बात शायद ही कोई करता हो। ये योजना पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। पीढ़ियों से हमारे किसान अंदाजे से या देखा देखी यूरिया और उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब अगर पड़ोसी ने 2 बोरी यूरिया डाला, तो हम भी 2 बोरी डालेंगे। बिल्कुल यही मानसिकता थी, और इससे जमीन की गुणवत्ता लगातार गिर रही थी। तो ये कार्ड इसे कैसे बदलता है? देखिए, जैसे हम बीमार होने पर ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि डॉक्टर सही दवा दे सके, वैसे ही सॉइल हेल्थ कार्ड मिट्टी का ब्लड टेस्ट है। अरे वाह, क्या उपमा दी आपने। ये किसान को एक वैज्ञानिक रिपोर्ट देता है कि उसके खेत की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, और उसे केवल वही खाद डालनी चाहिए। तो इससे पैसे भी बचेंगे? हाँ, इससे न सिर्फ अंधाधुंध रासायनिक खाद का खर्च बचता है, बल्कि जमीन की उपजाऊ क्षमता और पैदावार भी बढ़ती है। ये एक रिएक्टिव अप्रोच से प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाना है। कृषि से आगे बढ़ें तो बात आती है रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की। जी। यहाँ मुझे स्रोत में 2 योजनाओं के बीच एक बहुत ही दिलचस्प, लगभग विपरीत दर्शन नजर आया। विपरीत दर्शन कैसे? देखिए, एक तरफ तो पीएम विश्वकर्मा योजना है, जो हमारे पारंपरिक कारीगरों जैसे लोहार, कुम्हार या बढ़ई को औजार, ट्रेनिंग और मार्केट लिंकेज देकर हमारी सदियों पुरानी कला को बचा रही है। हाँ। और ठीक उसी पन्ने के बगल में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का जिक्र है, जो देश में एकदम सिलिकॉन वैली जैसा माहौल बनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने की बात कर रही है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम कर सकती हैं? एक नज़र में ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन गहराई में देखें तो ये एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का संतुलन है। संतुलन? हाँ, देखिए, भारत कोई पश्चिमी देश नहीं है जहां आप पूरी तरह से सिर्फ तकनीक पर निर्भर हो जाए।
हमारी एक बहुत बड़ी आबादी आज भी हस्तशिल्प और पारंपरिक कौशल से जुड़ी है। आप अपनी जड़ों को काटकर नई इमारत नहीं बना सकते। यानी हमें दोनों इंजनों की जरूरत है। बिल्कुल। पीएम विश्वकर्मा उन पारंपरिक पेशों को मरने से बचाता है और उन्हें आधुनिक क्रेडिट और ई-कॉमर्स बाजार से जोड़कर सम्मानजनक आजीविका में बदलता है। और स्टार्टअप इंडिया? वो देश के युवाओं को कल की दुनिया यानी फ्यूचर टेक के लिए तैयार करता है। ये दोनों अलग-अलग इकोसिस्टम है जो एक ही समय पर भारत की अलग-अलग डेमोग्राफी को रोजगार के मौके दे रहे हैं। बहुत सही तरीके से समझाया आपने। और इसी तरह युवाओं में अनुशासन और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सशस्त्र बलों में 4 साल के कार्यकाल वाली अग्निपथ योजना भी एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। इन सभी योजनाओं और बदलावों को देखते हुए एक और चीज जो स्रोत में बहुत साफ नजर आती है वो ये है कि ये पूरी कवायद सिर्फ नई योजनाएं लागू करने के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है? ये सरकार के सोचने और काम करने के तरीके को भी बदलने की बात करता है। जैसे पुराने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना करना। मुझे ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं लगता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये गवर्नेंस के नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। कैसे? योजना आयोग एक पुराने टॉप डाउन मॉडल पर काम करता था, यानी दिल्ली के एक कमरे में बैठकर योजनाएं बनती थीं और राज्यों को बस उनका पालन करना होता था। हाँ, सब कुछ केंद्र से तय होता था। लेकिन इसके विपरीत स्रोत के अनुसार नीति आयोग सहकारी संघवाद या कह लें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित एक पॉलिसी ड्रिवन थिंक टैंक है। यहाँ राज्यों की भागीदारी होती है, डेटा आधारित रिसर्च होती है और भविष्य की रणनीतियाँ एक साथ मिलकर बनाई जाती हैं। तकनीक और डेटा की बात आई तो स्रोत में कोविड-19 महामारी के दौरान आए आरोग्य सेतु ऐप का भी खास जिक्र है। हाँ, वो तो गेम चेंजर था। बिल्कुल। इसने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और महामारी प्रबंधन में जो भूमिका निभाई वो ये दिखाती है कि कैसे सरकार अब तकनीक को सिर्फ सर्विस डिलीवरी के लिए नहीं बल्कि रियल टाइम गवर्नेंस और संकट प्रबंधन के लिए एक प्रमुख हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। सही कहा। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ रखकर देखें तो स्रोत की इस पूरी कहानी का सार हमें समझ आता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्रोत के नजरिए से 2014 से 2026 तक की इस यात्रा का निचोड़ क्या है, तो आप इसे कैसे समेटेंगे? देखिए, स्रोत सामग्री का मुख्य तर्क ये है कि ये दौर सिर्फ अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही अलग-अलग योजनाओं का पुलिंदा नहीं है। ये एक इकोसिस्टम का निर्माण है। इकोसिस्टम? हाँ, जेएम और डीबीटी की नींव पर एक ऐसा कल्याणकारी ढांचा खड़ा किया गया है जो व्यक्ति को क्रेडल टू ग्रेव यानी जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कवर करने का दावा करता है। ये क्रेडल टू ग्रेव वाली बात दिलचस्प है। मैं समझाती हूँ। जन्म पर मातृवंदना या मिड डे मील से पोषण, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शिक्षा, युवा होने पर मुद्रा या स्टार्टअप से रोजगार, बीमार पड़ने पर आयुष्मान भारत से इलाज और अंत में अटल पेंशन या किसान मानधन से बुढ़ापे का सहारा। ये एक पूरा चक्र है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये पूरा चक्र उस मजबूत डिजिटल प्लम्बिंग पर टिका है जिससे हमने आज के इस विश्लेषण की शुरुआत की थी। जी हाँ, वही इस पूरे ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। ये एक बहुत ही विशाल, जटिल और महत्वाकांक्षी ढांचा है जिसे स्रोत आधुनिक भारत का निर्माण बता रहा है। बिल्कुल। हमने इसकी कार्यप्रणाली, इसके पीछे के विज्ञान और इसके दावों को बहुत करीब से देखा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, वो क्या है? एक ऐसा सवाल जो शायद इस स्रोत सामग्री में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इस पूरे डिजिटल ढांचे की गहराई को समझने के बाद स्वाभाविक रूप से दिमाग में कौंधता है। बताइए, क्या विचार है? देखिए, हमने बात की कि कैसे ये पूरी व्यवस्था, ये सारा सशक्तिकरण, सब्सिडी, स्वास्थ्य और राशन का वितरण एक बहुत ही मजबूत डिजिटल और वित्तीय ढांचे यानी जैम ट्रिनिटी, आधार और मोबाइल पर टिका हुआ है। जी बिल्कुल। आज देश के करोड़ों लोग अपने अस्तित्व और बुनियादी जरूरतों के लिए इस एक सिंगल डिजिटल सिस्टम से जुड़ चुके हैं और उस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ये निर्भरता बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। तो जरा सोचिए, जब किसी भी देश की इतनी बड़ी आबादी, उसका पूरा सामाजिक सुरक्षा जाल पूरी तरह से एक ही डिजिटल सिस्टम, एक ही प्लम्बिंग लाइन पर केंद्रित हो जाता है, तो भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? ये तो एक गहरा सवाल है। तकनीक, साइबर सुरक्षा या डेटा प्राइवेसी से जुड़ी ऐसी कौन सी नई और अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं जिनके बारे में शायद आज हमने गंभीरता से सोचना भी शुरू नहीं किया है? सही बात है।
मतलब अगर भविष्य में किसी बड़े साइबर हमले, तकनीकी विफलता या किसी अन्य कारण से ये डिजिटल पाइपलाइन ब्लॉक हो जाए, तो इतने बड़े देश का ये पूरा कल्याणकारी ढांचा कैसे काम करेगा? ये एक ऐसा परिदृश्य है जो जितनी सहूलियत देता है उतने ही बड़े जोखिम भी पैदा करता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा हमेशा रहता है। और यही वो सवाल है जिस पर हमें भविष्य के नजरिए से विचार करना होगा। तकनीक जितनी बड़ी समस्या सुलझाती है, कभी-कभी उतने ही बड़े नए सवाल भी खड़े कर देती है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज का अपना ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस जटिल ढांचे को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।